और मैं समझता हूं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, जल जंगल जमीन की बात करते, आदिवासी की बात करते, और आदिवासी ही अगर जमीन से उजाड़ दिए जाएंगे तो फिर आदिवासी बेचारा कहां जाएंगे। ऐसे ही झारखंड में आदिवासी 1951 से लेकर के 2011 तक 46% से घट करके आज यहां मात्र 26% हो गए। और इसलिए मैं कहूंगा कि आदिवासियों के साथ कम से कम शिक्षा मंत्री, उनके पिताजी बड़ी क्रांतिकारी है जमीनों के लिए, तो हम समझते हैं कि उनकी पुत्री भी उस नक्शे कदम पर चलेगी और उन आदिवासियों की जमीन को उजाड़ने नहीं देगी। माननीय सदस्य श्री बाबूलाल मरांडी जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार की ओर से ये प्रस्ताव आया है कि अतिवृष्टि पर चर्चा पर मैं भाग ले रहा हूं। और क्योंकि अतिवृष्टि से जो नुकसान हुए हैं वो हम सबको पता है, इसलिए मैं उस पर बहुत वर्णन नहीं कर रहा हूं। और उसकी चर्चा करूं तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि जो समस्याएं झारखंड में जिस प्रकार से अभी बाढ़ की चर्चा की है, फसलों के नष्ट की चर्चा की है, लोग भी हमारे घर द्वार भी कैसे बह गया ढह गया, ये भी हम सब लोग को पता है। और कल इसी विधानसभा में केक का रिपोर्ट भी रखा गया, और उस रिपोर्ट में आप देखें तो केक के रिपोर्ट ने कहा है कि झारखंड सरकार यानी 1,33,000 करोड़ रुपया की अनुदान जो राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में विफल रही है। और इसके लिए सरकार को मैंने जो भी पदाधिकारी इसमें जिम्मेवार है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उसमें से जो केग ने रिपोर्ट दिया 21 मार्च 2024 तक 47,387 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पड़े हुए हैं। और उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शहरी विकास है, स्कूली शिक्षा है, ग्रामीण विकास है। मैंने इसलिए इन चीजों का थोड़ा यहाँ उल्लेख किया कि भाई सरकार किस प्रकार से काम करती है, ये इसका एक आईना है। अगर काम अच्छे ढंग से हुआ होता तो हमें लगता है कि बहुत लोगों की जान माल को सरकार हम लोग बचा सके, बहुत लोगों की जान माल जाती नहीं, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो हुआ नहीं। उसका एक प्रत्यक्ष जो कल केक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा गया था, उसमें से जो उसका थोड़ी सी संक्षिप्त और शीर्षक से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि अतिवृष्टि एक प्राकृतिक आपदा है, कब अधिक होती है कब कम होता है ये हम सब किसी को पता नहीं रहता है, आप दोनों ही शंका। लेकिन हमें इसके अनुमान या इसको ध्यान में रख करके जो विकास की हम जो काम करते हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम सब लोग पिछड़े हुए। इसलिए हम कहेंगे कि बचपन में हम सब लोग एक रहीम कवि का कविता हम सब लोग पढ़े हैं सभी लोग, जिसमें रहीम कवि कहते हैं कि भाई रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित इस जगत में जन परत सब कोई। अगर प्रकृति का कोई विपदा भी होता है तो उससे हमें बहुत सारे कुछ हमें सीख मिलती है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सीख लेनी चाहिए कि भाई इस बार अतिवृष्टि हुआ और उस कारण से किस प्रकार की जान माल की जो नुकसान हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की नुकसान ना हो इसकी सरकार को यानी तैयारी करनी चाहिए। अगर हम ये भी हम सब लोग पढ़े थे कि भाई आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती है,
अब हम सब लोग इस प्रकार की आवश्यकताएं को महसूस करते हैं कि भाई क्या क्या खामियां रही, कहाँ कहाँ खामियां रही, किन कारणों से ये जो स्थितियां पैदा हुई उसमें से भारी जान माल की नुकसान हुआ। इस अतिवृष्टि के कारण यानी लगभग 10,000 की संख्या में कच्चे मकान कहीं आंशिक कहीं पूरी तरह से गिर गया। तो हम ये कहेंगे सरकार से, ये जो आंशिक हो या आधे हो, यानी कच्चे मकान है, सरकार का संकल्प भी है कि हमें उनको पक्के मकान देना चाहिए। अर्थात तत्काल जितने भी लोगों की कच्चे मकान, चाहे वो आंशिक रूप से गिरा हो या पूर्ण रूप से गिरा हो, यानी उसमें बिना भेदभाव किए हमें उन कच्चे मकान को पक्का तो हमें बनाना ही। जो प्रधानमंत्री आवास में आच्छादित तो उससे करना चाहिए, अब वो आवास से आच्छादित है तो उससे करना चाहिए। अगर आच्छादित नहीं है तो सरकार को उन्हें आच्छादित करके, यानी सरकार को एक प्रकार से सरकार जब उत्तर दे तो इस साल के अंत तक उन सारे आवासों पर काम करना मकान बनना शुरू हो जाए। तो ये हमें एक प्रकार से ये बताया कि भाई ये जो 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुआ, अर्थात वो गरीब लोग हैं। और जो मकान पूर्ण रूप से 500 करीब 10,000 करीब मकान ऐसे आंशिक रूप से 500 करीब क्षतिग्रस्त क्या कहते हैं पूर्ण रूप से हुआ। तो ये सारे आप मान के चलिए कि वो जिनका आंशिक जिसका पूर्ण रूप से ये कच्चे मकान है तो उन्हें हमें पक्के मकान उनको देनी चाहिए, इनको बदल देनी चाहिए। तो ये सरकार को जब अपनी उत्तर दे उस समय इस बात सरकार को बता देनी चाहिए ताकि राज्य की जनता ये सोचे कि सदन में विधायकों ने चर्चा किया तो उसका जो आउटपुट क्या निकला ये आना चाहिए। कि हमने लंबी चौड़ी भाषण दे दिया तो मुझे लगता है कि वो उतनी ये नहीं रहेगी। हम अगर यहाँ सरकार की ओर से जब उत्तर आवे तो सरकार ये स्पष्ट रूप से घोषणा करे तो उन सारे मकानों की बिल्कुल मरम्मत नहीं, अब नए मकान, कच्चे मकान की मरम्मत का कोई मतलब नहीं होता है, पक्के मकान वहां अब सरकार खड़ी करेगी। इस प्रकार की घोषणा आज इस सदन में सरकार को करनी चाहिए, ये मैं सरकार से एक निवेदन करता हूं ताकि ये आपके लिए अवसर भी है और ये आपदा उस अवसर में इसको बदल दीजिए, ये हम सरकार से ये निवेदन करेंगे। फिर आगे एक बात मैं कहूंगा कि आपने देखे होंगे, सभापति जी आपको मैं भेज दूंगा, ये सारे तस्वीर अगर आप देखेंगे किस प्रकार से बच्चे गांव से नदी नाला से बरसात के दिनों में चल रहे हैं, कहीं पुल बना हुआ टूटा हुआ है, सीढ़ी लगा करके बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक किस प्रकार से उस रास्ते से पार हो रहे हैं, मरीज को लोग खाट पर ले करके लोग जा रहे हैं, यानी ये भयावह स्थिति। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, नए हॉस्पिटल बनाने की तो बात करते, अखबार में छापा है आपका एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल में इस बार जो नए बिल्डिंग बना हुआ उसमें से पानी टपक रहा था। भाई आप जरा सोचिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम इस बात को देखें कि किस प्रकार की इस बरसात के समय हमारी जो कलाई इस प्रकार से खोल दिया प्रकृति ने कि हमने क्या किया है, हमने कहां किस प्रकार से हमने काम किया वो बता दिया है कि आप जो लंबी लंबी बातें करते हैं लेकिन यहां जाकर के देखिए कैसे गांव से बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, गांव किस प्रकार से नदी में कपड़े उठा करके लोग गांव के लोग पार कर रहे हैं, मरीज को कैसे खाट पर लोग ले जा रहे हैं। तो ये हमारी कलाई इन्होंने खोल दी। इसलिए हम सरकार से कहेंगे, आज सरकार को इस बात को भी यहाँ बतानी चाहिए कि भाई हम कम से कम इस बार अपनी जनसंपर्क विभाग को लगा दे, जितनी भी राज्य में इस प्रकार की चीजें जो दिखाई पड़ी है वो सब अखबारों में छपा है, मीडिया के लोगों ने उसे हमें दिखाया, आप पर हमें अफसर शायद नहीं बतावे, तो हमको कम से कम उसको ही अगर हम संग्रह कर ले, सरकार अपने विभाग को लगा दे
जनसंपर्क विभाग को जून से लेकर के जो अभी तक जो बारिश हुई है, किस किस प्रकार से संकट आई है, और हम ये तय करें कि एक भी जो रेवेन्यू विलेज है उसको, सभी रेवेन्यू विलेज को हम पक्की सड़कों से जोड़ दें। ये सरकार को घोषणा करनी चाहिए, तब तो आप समझे कि ये चर्चा का कोई सार्थकता होगी। और साथ ही जितने भी गांव के रेवेन्यू विलेज के आने जाने के रास्ते में जो नदी हो या नाला हो, हमने इस समय देखा क्या स्थिति है, वहां पर पुल पुलिया भी बना देनी चाहिए। तो कि आगे जो हम इस प्रकार से देख रहे हैं, अगला जब इस मौसम में हम सब लोग बैठे तो उन सारे गांवों में हर किसी की गाड़ी जा सके, डॉक्टर भी पहुंच सके, बच्चे भी आराम से स्कूल जा सके। तो ये सरकार को घोषणा करनी चाहिए, हम हर रेवेन्यू विलेज तक पक्की सड़क बना दे, उस रेवेन्यू विलेज की आने जाने वाली रास्ता में नदी नाला में जितनी भी पुल पुलिया बनने की जरूरत हो उसको हम बना दें, ताकि ये जो कठिनाई जो इस समय प्राकृतिक आपदा ने हमें दिखाई, हमें बताई, उस काम को एक चुनौती के रूप में सरकार को लेना चाहिए और एक चर्चा के जवाब में उस बात को सरकार को बता देनी चाहिए आज, ताकि राज्य की जनता स्वस्थ हो, ताकि वो समझे कि आगे इस प्रकार की स्थितियां नहीं होगी। इस समय कई एक ऐसे मकाने भी गिर गए, कई एक स्कूल में पानी टपक रहा है, तो ये सारी चीजें हमने कहा कि अखबारों में कि उन सारे विद्यालयों को भी, उसकी सारे भवनों को जो भी गड़बड़ खराब हुए हैं, जिस भी प्रकार से, कहीं तो बच्चे नाव में भी चल रहे थे, ऐसा भी दिखाया गया है। तो हमें इन सारे चीजों को इस बार ठीक करना, यह हमें बता दिया है प्रकृति ने कि कहां कहां आपकी लीकेज है, कहां कहां आप कमजोर है, कहां कहां आपको ठीक करना है, काम करना है, इसको करना चाहिए। यही मैं कहूंगा, अगर ये आपने घोषणा किया आज यहाँ सदन में, तो पूरे राज्य की जनता सुनेगी, तो जनता को आश्वस्त होंगे कि झारखंड में विधायकों ने जो चर्चा किया इस पर, उसका एक परिणाम निकल रहा है। तो ये मैं सरकार से, अध्यक्ष सभापति महोदय, हम ये निवेदन करते हैं। फिर मैं ये कहूंगा कि इस अतिवृष्टि के समय कई एक प्रकार की क्षति हुई, लोग भी मर गए बड़ी संख्या में, वज्रपात से भी लोग मरे, डूब कर भी लोग मरे, बह करके भी लोग मरे। यानी इस प्रकार से इस अतिवृष्टि के समय जो भी लोग मरे, भाई उन परिवारों को जो आप सहयोग देते हैं, पैसे देते हैं, वो बड़ी लंबी समय लगता है। मुझे लगता है उसको इतना सरल कर देनी चाहिए कि 1 महीना से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, और उसकी आप तय कर दीजिए, जिम्मेवारी दीजिए वहां के पदाधिकारियों को कि इतना दिनों में उन परिवार को दे दे, ताकि लोगों को यहाँ वहां ऑफिस यहाँ वालों दौड़ नहीं लगाए। सरकार के कर्मचारियों का काम होनी चाहिए, पदाधिकारियों का काम होनी चाहिए, पोस्टमार्टम वो कराते हैं, रिपोर्ट उनको लिखना चाहिए, और उनको सब पेमेंट करके अब डीसी को उत्तरदायी दीजिए कि वो सारे लोगों को समय सीमा पर इस काम को करा दे, ताकि लोगों को यहाँ वहां दौड़ना नहीं पड़े। तो लोग एक तो मरे रहते हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ वहां दौड़ लगाते हैं, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी उस नेता को पकड़ते हैं। भाई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की ये छोटी सी, अगर थोड़ी सी आप ठीक से व्यवस्था कर देंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आपकी बड़ी लोग नाम लेंगे। तो इतना तो आप जरूर करें, मैं इतना उम्मीद करता हूं। उस वज्रपात में कई एक जगहों पर जानवर भी लोग मर गए, किसी के यहाँ बैल मर गया, किसी के यहाँ बकरी मर गया। उसमें भी वही होता है, पैसे बहुत विलंब से मिलता है, उनको तो उस समय हल चलाना होता है। मेरा कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो जानवर का जो कीमत होता है, वास्तविक कीमत होता है, उसको आप बिना विलंब किए आप उसको तुरंत आप उसको 1 सप्ताह में ही पेमेंट करा दें, ताकि उस गरीब का वो जो सहारा होता है वो तुरंत वो परचेज कर सके, तुरंत उसके उनको पैसा मिल सके। अगर एक बकरी किसी का मर गया वज्रपात से और उनको महीनों दिन घूमना पड़ता है, तो उतना तो आने जाने में पैसा खर्च करता है जितना उनको मिले। भाई उनको आने जाने की जरूरत नहीं पड़े, सरकार के जो कर्मचारी है, पदाधिकारी है, वो किस काम किया है इसको आप सुनिश्चित करिए उनके ऊपर, ताकि उनको वहां वो पेमेंट करा दे, ताकि तुरंत अगर उनकी बैल मर गए हैं तो बैल उनको मिल जाएंगे, वो खरीद लेंगे तुरंत। उसकी जो मूल्य जो होता है बाजार में,
उस हिसाब से मैं उस मूल्य को यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मूल्य क्या है। तो इसलिए मैंने आप सबसे, सरकार से, अब सभापति महोदय, मैं ये मांग कर रहा हूँ, ये आपको बताना चाहिए। फसलें की जो नष्ट हुई है उसमें मुआवजा कितना है, शायद 3500 या कुछ ऐसे है रुपया प्रति एकड़। भाई इस साल तो बिल्कुल भदय फसल समाप्त हो गया। अब भदय फसल समाप्त हो गया, प्रति एकड़ कितना मक्का होता है या आपके पास भी आकलन है? तो कम से कम उसके हिसाब से अगर उनको हम पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगी इस चर्चा का। तो इसीलिए हम सरकार से, सभापति महोदय, हम मांग करते कि आप इन सारे चीजों का लिस्ट बना करके और आज आप इस सदन में आप घोषणा करेंगे तो ये लोगों को बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, ताकि उनको लगेगा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है सरकार एक बीमा कंपनी के रूप में हमारे साथ खड़ी है, सरकार देने को तैयार है। तो ये आप जरूर करें, ये मैं आप सबसे, सरकार से, सभापति महोदय, हम निवेदन करता हूं। और उसके साथ साथ एक जानकारियां और मिल रही है इस समय किसानों की, खास करके खाद मिल नहीं रहा है, काला बाजारी हो रहा है, महंगे दामों पर मिल रहा है। कृषि मंत्री यहां बैठे हुए, थोड़ा इसको चेक कर लीजिए ताकि किसानों को उचित दाम पर खाद मिले। ये हमें सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। अगर उचित दाम पर नहीं मिले, उसकी काला बाजारी हो, तो फिर किसान क्या करे? और इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ये काम आज सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हम ये मांग करते हैं, सरकार को आज ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। उसके साथ साथ आखिरी में बात कह करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि ये भी मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि अस्पताल के नाम पर यहाँ किसानों की जमीन छीनी जा रही है आदिवासियों की। कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित है, मैं तो कहूंगा कि आप सब लोग एक बार जा करके देखिए वो खेती की जमीन है कि नहीं है। अस्पताल कोई बंजर भूमि में भी बन सकता है, 8-10 किलोमीटर हट करके भी बन सकता है, लेकिन वो गरीब आदिवासी बेचारा आज से नहीं लड़ रहा है, 56-57 से लड़ रहा है। अब 56-57 से लड़ते लड़ते 2025 भी अपनी जमीन को बचाने के लिए नगरी के लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे तो खेत में कब काम करेंगे, अपने बाल बच्चों को कब पढ़ाएंगे लिखाएंगे? और जो लोग उनके साथ के लिए लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर आप केस कर देते हैं। और ऐसे भी एक तो उनका कोई एक्वायर नहीं हुआ, अगर एक्वायर भी हुआ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो 2013 का कानून क्या कहता है, जिस नाम से आपने एक्वायर किया, अगर 5 साल तक उसके उपयोग में नहीं लाया गया तो किसानों को वापस कर देनी चाहिए। और मैं समझता हूं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, जल जंगल जमीन की बात करते, आदिवासी की बात करते, और आदिवासी ही अगर जमीन से उजाड़ दिए जाएंगे तो फिर आदिवासी बेचारा कहां जाएंगे? ऐसे ही झारखंड में आदिवासी 1951 से लेकर के 2011 तक 46% से घट करके आज यहां मात्र 26% हो गए। और इसलिए मैं कहूंगा कि आदिवासियों के साथ कम से कम शिक्षा मंत्री, उनके पिताजी बड़ी क्रांतिकारी है जमीनों के लिए, तो हम समझते हैं कि उनकी पुत्री भी उस नक्शे कदम पर चलेगी और उन आदिवासियों की जमीन को उजाड़ने नहीं देगी। मैं यही आप सबको, अध्यक्ष महोदय, कहूंगा। और मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जितनी बातें मैंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आज इस सदन से उन मांगों को पूरे करने के लिए घोषणा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे कागजात मैं आपको भेज देता हूं, कम से कम जितना भी पुल और सूचना विभाग लोग से लोग मंगवा ले, ताकि इन सारी चीजों को लोग ठीक करा दें। माननीय सदस्य उदय शंकर सिंह जी। विधानसभा के मानसून सत्र जारी है। बजट सत्र के बाद विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर आपने आज सदन में अतिवृष्टि आपदा पर हो रही चर्चा में मुझे अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।
राजनीतिक समर्थन और विरोध के साथ ही राज्य की जनता की बेहतरी के लिए सार्थक संवाद करने और योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन कराने पर सबकी नजर है। विशेषकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, विभागीय मंत्री जी, सभी लोग बहुत चिंतित हैं इस पर। इस अवसर पर मैं सदन में कहना चाहता हूं कि जहां पिछले 2 वर्षों से हमारे किसान भाई सुखाड़ की सामना कर रहे थे, वहीं इस वर्ष अतिवृष्टि के रूप में आपदा को झेल रहे हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आपदा में ही अवसर की तलाश की जाती है और इससे ज्यादा राज्य सुदृढ़ बनता है। महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में अतिवृष्टि से राज्य में हुए फसलों के नुकसान और भी नुकसानों के संबंध में प्रकाशित से यहाँ सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को निराशा हुई होगी। खासकर संथालपना का जो देखा, हर जिला में क्षति शून्य है। मैं भी संथालपना के ही जगह से आता हूं और हमने देखा कि क्षतियां तो बहुत हुई हैं, सैकड़ों घर गिरे हैं। मैं समझता हूं दर्जनों मवेशियों की बर्बादी हुई है। हमारे यहाँ अजय बराज है, जिसको अजय नदी के नाम से जानते हैं, उसमें कितने मवेशी भस के चले गए बाढ़ के मैंने पानी अतिवृष्टि के चलते। फसलें जो लगी हुई हैं उनको भी बर्बाद कर दिया अतिवृष्टि से। सब फसल खेत से बह के जाके नदी में और वो बंगाल की खाड़ी में जाके पतन हो गया। लेकिन रिपोर्ट में पता नहीं क्या है, लेकिन अखबारों में तो था कि शून्य है। अखबार की बात में मानूं या नहीं ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आंकड़ा की अवधि बहुत पिछले समय का है। ये कब का है, ये जांच का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि इस विषय पर और सरकार से भी इस विषय पर जांच करवा लिया जाए कि क्या संथालपना में कहीं कोई क्षति नहीं हुई है। सैकड़ों हजारों हेक्टेयर जमीन धान का हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा या देख रहे हैं, जो बह के चला गया नदी में। इतनी अतिवृष्टि में कितने ट्रांसफार्मर जल गए, पोल गिर गए, घर तो इतने नष्ट हुए हैं गरीबों के कि वो कहने के लिए प्रखंड तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुखिया जी लोग हमारे देख रहे हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। एक तो सावन में ऐसे भी हमारे यहाँ एक परेशानी होती है कि सावन में सभी अफसर रहते हैं सावन की ड्यूटी में, इंक्लूडिंग झारखंड के और भी। वो भी एक परेशानी का वजह है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए सब नतीजा शून्य पर है, जो बिल्कुल गलत है। इसकी जांच करा ली जाए, वो क्यों वंचित रहे इससे कि कुछ नहीं हुआ है। हजारों एकड़ जमीन का फसल नष्ट हो गया, मवेशी मर गए, ट्रांसफार्मर, सैकड़ों ट्रांसफार्मर। आज भी मैं समझता हूं कि संथालपना में सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लोग अंधेरा में अपना गुजर बसर कर रहा है। मवेशी खत्म हो गए, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो गया है वहां कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसा कि इस समय को आए दिन विभिन्न माध्यमों से पता चला है कि अतिवृष्टि से राज्य में लगभग 11-12 हजार मकानों क्षति हुई है।
11-12 हजार में मैं समझता हूँ कि 2-3 हजार तो संथाल पढ़ना में 3-4 हजार से ज्यादा का, लेकिन माध्यम से कुछ नहीं आया है। साथ ही फसलों की भी जारी नुकसान, जिसमें सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लगभग 25 हेक्टेयर की बात की चर्चा हुई है, जो मैं समझता हूं कि ओलावृष्टि से भी बहुत नष्ट हुए हैं, जिसकी कहीं कोई वित्तीय सरकार 25-26 के लिए अब तक 52 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इस संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि 33% या उससे अधिक फसलों का नुकसान होता है तो इसे आपदा की श्रेणी में माना जाता है, परंतु जहां आंकड़ा ही नहीं आया हो वहां तो 1% भी नहीं होगा। तो इसको जांच कराना अति आवश्यक है और सूक्ष्म ढंग से अच्छे तरीके से, ताकि गरीबों को लाभ मिल सके। हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में ज्यादातर किसान बहुत लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस नियम पर विचार करके इसमें आवश्यक सुधार करे, ताकि हमारे राज्य के लघु और सीमांत किसान को इस आपदा के नुकसान की भरपाई की जा सके। हम यह भी ज्ञात हो कि आपदा के समय फसलों के नुकसान पर 17,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान है, परंतु हमारे राज्य में ऐसे भी लाखों किसान मजदूर हैं जो मजदूरों को खेती पर निर्भर रहने पड़ते हैं। छोटे और मध्यम दर्जे के किसान भी हैं, उन्हें भी सरकारी प्रावधान से इतर सफलता प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाए। झारखंड में मानसून की अतिवृष्टि होने से सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे फसलों और जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण हुए स्थानों पर खरीफ और नकदी फसल भी नहीं लग पाई, जिससे सब्जी उत्पादन के व्यापक प्रतिकूल असर पड़े हैं। हमारे यहाँ से मैं देवघर जिला की बात कर सकता हूँ कि छोटी छोटी गाड़ियों में डेली आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, छोटी गाड़ियां 4 चक्के की सब्जी लोग ले जाते हैं, बंगाल में बेचते हैं। एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे किसान मिलके और ले जाते हैं और उसी कमाई से अपना घर चलाते हैं। वो कमाई ले जाने के बाद जो लगा हुआ था वो सब बह गया, सड़ गया, गल गया अतिवृष्टि के चलते। उसको देखने वाला कोई नहीं। इसलिए रिपोर्ट में क्या है ये तो सरकार ही बताएंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।